Hello everyone, welcome again. I am Dr. S. V. Gupta. मैथमेटिक्स 3/4 में हमने मॉड्यूल 2 स्टार्ट किया था, एप्लीकेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें लास्ट वीडियो में हमने क्लासिफिकेशन फाइंड करना सीखा किसी सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का। आज हम एप्लीकेशन बेस यानी जहां पर एक यूनिक सॉल्यूशन की तरफ हम चलते हैं किसी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का, उस यूनिक सॉल्यूशन को फाइंड करने का एक मेथड है जिसका नाम है सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स। ये सेकंड मेन टॉपिक है जिसमें आप किसी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के मेथड को समझें और इसी कंसेप्ट को इस पूरे मॉड्यूल में अप्लाई किया गया है। तो केयरफुली ध्यान से इस मेथड को समझें, क्योंकि अगर आपका इस मेथड पर होल्ड हुआ सभी का, तो इस मॉड्यूल में आगे के कंटेंट को आप इजीली समझ पाएंगे और सॉल्व कर पाएंगे। तो इसके सॉल्यूशन को, क्योंकि कोई वर्किंग प्रोसेस बनती नहीं है, हर बार सवाल का ऑर्डर चेंज होगा, सवाल की ऑर्डर चेंज होने पर उसके कंसेप्ट में फॉर्मेशन में चेंजेस आते हैं। दैट्स वाई वर्किंग प्रोसेस पॉइंट वाइज नहीं बन सकता। तो मैंने एक सवाल में कुछ स्टार, कुछ पॉइंट बनाकर मैंने शो किए हैं जिससे आप इस पॉइंट को समझ पाएं, इस नोटिंग को समझ पाएं और इसके प्रोसेस को इजीली अप्लाई कर पाए विदाउट एनी डिले। अब जरा हम स्टार्ट करते हैं, इसकी कंसेप्ट को समझिए। जैसा नाम है मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, तो सेपरेशन ऑफ वेरिएबल का मीनिंग ही यही है कि वेरिएबल्स जो भी दिए गए हों उनको सेपरेट करना और सेपरेट करके सिंप्लीफाई करना। तो इस मेथड के अंदर भी एज्यूम दैट द सॉल्यूशन ऑफ पीडीई पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज द प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन। पहला पॉइंट तो ये कि आप ये मान के चलें कि किसी भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन होगा, पॉइंट नंबर 1। और उस टू फंक्शन में भी ईच ऑफ विच इन्वॉल्व ओनली वन ऑफ द वेरिएबल, यानी हर एक फंक्शन अपने अंदर एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल रखता है। तो ये तो एक ब्रॉड लाइन है जिसको समझना, जो मैंने अंडरलाइन कर रखा है कि पीडीई का सॉल्यूशन प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन है इन विच ईच ऑफ विच इन्वॉल्व ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। हर एक फंक्शन अपने अंदर एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल रखता है। अब इस कंसेप्ट को अगर एक न्यूमेरिकल से समझे तो एग्जांपल देखिए किस तरीके की लैंग्वेज है और फिर सॉल्यूशन को समझिए। न्यूमेरिकल की फॉर्मेशन कहती है यूज द मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स टू सॉल्व द पीडीई, और ये पीडीई दी गई है डेल यू बाय डेल एक्स इक्वल्स टू 2 डेल यू बाय डेल टी प्लस यू। एक सिंपल सवाल लिया जिससे पूरे कंसेप्ट को समझ पाए। उसके बाद एक कंडीशन दे दी है गिवन दैट करके, दैट इज कॉल्ड द कंडीशन। और ये कंडीशन देने से मतलब हो गया कि सॉल्यूशन कैसा आएगा। सॉल्यूशन विल बी, ये फर्स्ट लेक्चर में यानी फर्स्ट वीडियो में इसके इस चैप्टर की मैंने आपको बताया है कि अगर कंडीशन दे दी जाए तो वो होता है यूनिक सॉल्यूशन, और जिस आंसर में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट या फंक्शन आए उसको बोलते हैं जनरल सॉल्यूशन। तो हमें एप्लीकेशन ऑफ पीडीई यानी सेकंड मॉड्यूल में हमें क्या फाइंड करना है, यूनिक सॉल्यूशन, यानी कंडीशन पर बेस्ड सॉल्यूशन फाइंड करना। तो अब इसमें सबसे पहले तो हमने पीडीई को लिखा इक्वेशन 1, और इस पीडीई में हमने समझा। पहला स्टार देखिए, हियर u इज ए फंक्शन ऑफ टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल x एंड t। देख सकते हैं u डिपेंडेंट वेरिएबल है और x और t इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो हम पहले ये डिफाइन कर रहे हैं कि इक्वेशन 1 में जो u दिया गया है हमें डिपेंडेंट वेरिएबल, ये जो फंक्शन है ये टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल का है x एंड t। तो हम अपनी तरफ से लेट करेंगे u ऑफ xt इज इक्वल टू कैपिटल xt, और इस पूरे को यानी कैपिटल xt क्या हुआ, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, दिस वन प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन बी द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1। बाय द डेफिनेशन ऑफ दैट हम ये एज्यूम करेंगे कि इस सवाल में जो u है वो सॉल्यूशन है कैपिटल xt का,
और वेयर कैपिटल एक्स टी क्या है, ये फंक्शन है, और फंक्शन है तो ये भी तो इंडिकेशन आपको बताया कि ईच ऑफ विच इन्वॉल्व ओनली वन ऑफ द वेरिएबल। तो ओनली वन ऑफ द वेरिएबल का मतलब ये हो गया कि वेयर एक्स इज ए फंक्शन ऑफ एक्स ओनली, यानी कैपिटल एक्स के अंदर स्मॉल एक्स है, एंड टी इज ए फंक्शन ऑफ स्मॉल टी ओनली, कैपिटल टी के अंदर स्मॉल टी। तो ये मैंने थियोटिकल लिखा उसको कंसेप्ट को समझने के लिए, लेकिन मैथमेटिकली भी ये डिफाइन कर दिया कि कैपिटल एक्स इज ए फंक्शन ऑफ स्मॉल एक्स ओनली एंड कैपिटल टी इज ए फंक्शन ऑफ स्मॉल टी ओनली। जब ये डिफाइन कर दिया आपने, तब आपने क्या किया, इस इक्वेशन 2 को, अब ये तीसरा नोट आ गया, थर्ड स्टेप आ गया। तो पहली स्टेप में तो ये डिफाइन किया न्यूमेरिकल को देखकर कि इसमें कितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, उसके अकॉर्डिंग आपने प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन ले लिया, उन प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन में एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल को शो किया, और अब आप जो प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन लिए हैं उनको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ये थर्ड स्टेप है। डिफरेंशिएट इक्वेशन 2 पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड टी, स्मॉल एक्स और स्मॉल टी, ध्यान। तो हमें क्या मिला, लेफ्ट साइड में जब आपने एक्स के रेस्पेक्ट में किया तो आया डेल यू बाय डेल एक्स, लेकिन राइट साइड में टी स्मॉल टी का फंक्शन है, क्योंकि ये पार्शियल डेरिवेटिव है तो टी ट्रीट एज कांस्टेंट, और एक्स कैपिटल एक्स का करेंगे तो कैपिटल एक्स के अंदर स्मॉल एक्स है तो यहां फंक्शन का होगा, तो फंक्शन का क्या आया, डैश, यानी रफली अगर मैं दिखाऊं आपको तो कैपिटल एक्स इज ए फंक्शन ऑफ स्मॉल एक्स ओनली, तो जब इसका डैश करेंगे यानी डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्स डैश आएगा, उसके बाद डी ओवर डी एक्स ऑफ स्मॉल एक्स होगा जो कि होगा 1, तो केवल क्या बचेगा, एक्स डैश। तो x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने पर x डैश t मिला, और t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने पर x t डैश मिला सेकंड को। ये तीसरी स्टेप। जब आप ये पुट कर दें यानी ये डेरिवेटिव निकाल दें, तो ये डेरिवेटिव दोनों क्यों निकाले हैं, क्योंकि सवाल के अंदर ये दो डेरिवेटिव प्रेजेंट है, देख रहे हैं, यानी सवाल में जैसा डेरिवेटिव प्रेजेंट हो वो आप इक्वेशन 2 से फाइंड करें। तो हमने डेल यू बाय डेल एक्स निकाला और डेल यू बाय डेल टी निकाला, जो वैल्यू ये निकल कर आती है। अब उसके बाद u डेल यू बाय डेल एक्स और डेल यू बाय डेल टी, इनकी वैल्यू अपने न्यूमेरिकल में डाल दीजिए, ये न्यूमेरिकल है, इसमें पुट कर दीजिए। तो ये हुई फोर्थ स्टेप, पुटिंग करना। तो पुटिंग करने पर हमें मिला x डैश t इक्वल्स टू 2xt डैश प्लस xt, ये पुटिंग करने पर हमारी फंक्शन में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद अगली स्टेप होगी कि आप xt से सेपरेट करने के लिए xt से डिवाइड कर दे दोनों साइड। तो जब दोनों साइड डिवाइड करेंगे आप, तो दोनों साइड डिवाइड करने पर आपको मिलेगा x डैश अपॉन x इक्वल्स टू 2t डैश अपॉन t प्लस 1। ये जो आपको मिला ये हो गया सेपरेट द वेरिएबल, इसको बोलते हैं सेपरेशन। ठीक, सेपरेट करने के लिए क्या अप्लाई किया, डिवाइड कर दिया, या कॉमन लेके भी इधर उधर कर सकते हो आप, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, लेकिन एक सीधा फंडा आप याद रखिए कि xt से आप डिवाइड कर दीजिए, जो भी उसके अंदर आप u ले रहे हैं उससे डिवाइड कर दीजिए, u जो भी आपने लिया है उसके अकॉर्डिंग आप देखेंगे ऑटोमेटिक सेपरेट हो जाएगा। अब सेपरेट होने के बाद ये इंडिविजुअली सॉल्व होगा, एक साथ तो सॉल्व नहीं हो सकता क्योंकि इक्वल टू लग रहा है, तो हम इसको किसी क्वांटिटी p स्क्वायर माइनस ऑफ p स्क्वायर के बराबर मान लेंगे। और ये माइनस क्यों लिया है, फॉर कंसिस्टेंट सोल्यूशन, सोल्यूशन अगर कंसिस्टेंट फाइंड करना है तो हम लेंगे माइनस p स्क्वायर। इसके बारे में भी आगे मैं समझाऊंगा, मैं जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे सिलेबस में तो आप समझते चले जाएंगे। तो क्योंकि इंडिविजुअली कैपिटल एक्स और कैपिटल टी की वैल्यू निकालनी है तो हमें इसे किसी कांस्टेंट के इक्वल मानना पड़ेगा, तब सॉल्यूशन निकलेगा। और वो कांस्टेंट भी हमने माना माइनस का p स्क्वायर, माइनस p स्क्वायर इसलिए लिया है ताकि सॉल्यूशन हमें कंसिस्टेंट मिल सके। तो जब हमने x डैश अपॉन x को माइनस p स्क्वायर लिया तो हमने देखा ये फर्स्ट ऑर्डर है, और फर्स्ट ऑर्डर है तो हमने इंटीग्रेशन से डायरेक्ट रिजल्ट निकाल सकते हैं। तो इंटीग्रेटिंग करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x तो हमें मिलेगा लेफ्ट साइड में तो log x कैपिटल में, राइट साइड में माइनस का p स्क्वायर कांस्टेंट है इंटू 1 का इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल x इज x, इनडिटरमिनेंट इंटीग्रल है
राइट। तो कांस्टेंट ऐड हो गया log c1। log c1 को राइट से लेफ्ट में लेकर आ गए, यहां से हमने कैपिटल एक्स की वैल्यू को निकाल दिया। सेम ऐसे ही जब दूसरा पार्ट यानी दिस वन, इसको हमने माइनस पी स्क्वायर के बराबर लिया, तो पहले इस वन को ट्रांसफर किया, फिर इस टू को डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास राइट में ये टर्म बनी, और लेफ्ट में टी डैश अपॉन टी को छोड़ा, जिसका हमें पता है कि इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू टी करेंगे तो log टी इज द आंसर, क्योंकि log कैपिटल टी को डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा, पहले log टी का करोगे तो आएगा 1 अपॉन टी, फिर टी का करोगे तो आएगा टी डैश, और फिर डी ओवर डी टी ऑफ स्मॉल टी का करोगे तो वो आएगा 1। ये इस तरीके से हुआ, ध्यान रखना सर। तो टी डैश अपॉन टी का इंटीग्रेशन log टी, ठीक। राइट साइड में क्योंकि 1 है तो 1 का इंटीग्रल टी आ गया, और अपनी तरफ से log c2 आपने ऐड कर दिया, यहां से t अपॉन c2 की वैल्यू ये बनी, और t बराबर हो गया c2 e टू द पावर माइनस पी स्क्वायर प्लस 1/2 इंटू टी। तो x और t जो आपने निकाले, इन दोनों वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 u बराबर एक्स टी, जिसको कंप्लीट सोल्यूशन माना है आपने, इसमें इसको पुट कर दिया। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x एंड t इन इक्वेशन 2 टू गेट द जनरल सोल्यूशन। अब ये जनरल सोल्यूशन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें c1 c2 आ रहा है और p आ रहा है, देख रहे हैं। तो जब हमने पुटिंग कर दी तो ये जो मिला हमें, दैट इज कॉल्ड द जनरल सोल्यूशन। अब इस जनरल सोल्यूशन से हमें यूनिक सोल्यूशन बनाना है, तो सवाल में एक कंडीशन दी गई थी, u of x0 इक्वल्स टू 6 e टू द पावर माइनस 3x, इससे हमें मिलेगा यूनिक सोल्यूशन। तो कंडीशन है u of x0 इक्वल्स टू 6 e टू द पावर माइनस 3x, जबकि जनरल सोल्यूशन कह रहा है u of xt। तो क्लियर पता लग रहा है कि t बराबर 0 है। तो आपने पुट कर दिया है इस इक्वेशन 3 में t बराबर 0 दोनों साइड। तो लेफ्ट में तो आया u of x0, और राइट में जहां पर भी t है, t की जगह 0 पुट करेंगे आप, तो e टू द पावर 0 इज 1, तो आपको मिला ये। u of x0 की वैल्यू न्यूमेरिकल ने दी है 6 e टू द पावर माइनस 3x, तो ये मिल गया। अब जब दोनों साइड को कंपेयर करोगे तो c1 c2 की जगह तो मिला आपको 6, और p स्क्वायर की जगह मिला आपको 3, तो ये दोनों कांस्टेंट की वैल्यू आपको मिल गई। इन कांस्टेंट की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 3 में आप पुट करेंगे तो यही जनरल सॉल्यूशन क्या बन जाएगा, यूनिक सॉल्यूशन। तो u of xt हो गया 6 e टू द पावर माइनस 3x प्लस 2t। तो किसी भी PTE को सिंप्लीफाई करना विद द हेल्प ऑफ वेरिएबल सेपरेशन मेथड, ये आप इस कंसेप्ट में, इस टॉपिक में आप सीखें। तो फिर याद रखें क्या प्रोसेस है, एक बार फिर रिपीट कर देता हूं मैं। सबसे पहले जो इक्वेशन दी गई है उसमें कितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं उसको लिखना है, उसके बाद उनकी कैपिटल फॉर्म को मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लिखते हुए कंप्लीट सॉल्यूशन राइट करना है, फिर कैपिटल फॉर्म में ये दिखाते हुए कि उसके अंदर स्मॉल वेरिएबल प्रेजेंट है उसको दिखाना, फिर न्यूमेरिकल में जो जो डेरिवेटिव प्रेजेंट हैं उनको डिफरेंशिएट करके फाइंड करना, सारी पुटिंग करना सवाल में, और पुटिंग करने के बाद u जो आपने लेट किया हुआ है उससे डिवाइड कर देना, सेपरेट हो जाएगा, उसको माइनस पी स्क्वायर के बराबर लेके सिंप्लीफाई करना। सिंप्लीफिकेशन में जो कैपिटल फॉर्म के फंक्शन की वैल्यू आएगी उनको उस सॉल्यूशन में पुट कर देना जिससे जनरल सॉल्यूशन मिले, और फिर कंडीशन अप्लाई करके कांस्टेंट की वैल्यूज को निकालना, दैट इज यूनिक सॉल्यूशन। तो ये दो सवाल मैं आपको यहाँ फिर सॉल्व करके दिखाता हूँ मैं, और ये आपके होमवर्क के न्यूमेरिकल्स हैं जिनमें आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, ठीक। तो स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 1 से। सॉल्व बाय द मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल फॉर del u by del t plus del u by del x equals to 3u
और गिवन दैट u इक्वल्स टू 3 टू द पावर माइनस एक्स माइनस ई टू द पावर माइनस 5x व्हेन t इक्वल्स टू 0। तो ये कंडीशन है और एक इक्वेशन। ठीक, तो आंसर नंबर 1, गिवन इक्वेशन 4 del u by del t प्लस del u by del x इज इक्वल टू 3। इसको मान लिया आपने इक्वेशन नंबर, आपने लिखा यहां पर हेयर u इज ए फंक्शन ऑफ, कौन से वेरिएबल है, x एंड t। सबसे पहले ये डिफाइन करते हैं। देयरफॉर u ऑफ xt is equal to capital form of xt be the complete solution of equation 1 where capital X is a function of small x only and capital T is a function of small t। ये डिफाइन कर दिया आपने। ठीक, उसके बाद डिफरेंशिएट करना है इक्वेशन 2 को पार्शली विद रिस्पेक्ट, ये देख लें न्यूमेरिकल में क्या क्या है, विद रिस्पेक्ट टू x एंड t। तो इक्वेशन 2 को करना है तो पहले मिला आपको x के रिस्पेक्ट में del u by del x जो कि आएगा x डैश t, t के रेस्पेक्ट में करेंगे तो आएगा del u by del t जो कि आएगा x t डैश। ठीक, तो इस न्यूमेरिकल में क्या क्या जरूरत है, del u by del t की ये निकाल दिया, del u by del x की ये निकाल दिया, एंड तीसरा चाहिए u जो कि आपके पास इक्वेशन 2 में है x t। ठीक है, इन तीनों को पुट कर देना है इक्वेशन नंबर 1। पुटिंग द वैल्यू ऑफ u del u by del x del u by del t इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 आपका सवाल है तो 4 del u by del t का मतलब हो गया 4x t डैश प्लस del u by del x का मतलब है x डैश t और 3u का मतलब है 3x t। ठीक है, उसके बाद मैंने आपसे कहा u से डिवाइड कर दीजिए, जो u लेट किया तो आपने लिखा डिवाइड बाय एक्स टी ऑन बोथ साइड। जब आप बोथ साइड डिवाइड करेंगे तो यहां क्या मिलेगा, 4 टी डैश अपॉन टी, एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा। सेकेंड टर्म में बचेगा एक्स डैश अपॉन एक्स, टी से टी कैंसिल हो जाएगा, और थर्ड में बचेगा 3। राइट, तो इसको लिख सकते हो आप एक्स डैश इसको हम लिख सकते हैं 4 टी डैश अपॉन टी माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस एक्स डैश अपॉन एक्स। इसको इधर ले गया और इसको इधर ले आया, और ये मान लिया मैंने माइनस ऑफ टी स्क्वायर के बराबर किसी कांस्टेंट के बराबर। अब एक एक करके सॉल्व करेंगे और उसका आंसर निकालेंगे। ठीक, तो जैसे हमने ले लिया, पहले इसको दो पार्ट में तोड़ देते हैं। हमने लिया वी हैव माइनस एक्स डैश अपॉन एक्स इक्वल्स टू माइनस पी, और यहाँ लिया हमने 4 टी डैश अपॉन टी माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस पी स्क्वायर। ठीक, दोनों को ले लिया बराबर में, यानी इसको इसके बराबर में और इसको इसके बराबर में, तब जाके हम टी और एक्स की वैल्यू निकालेंगे। यहाँ माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड with respect to small x
स्मॉल एक्स के रेस्पेक्ट में करना है, वी गेट, तो ये तो बना लेफ्ट साइड तो लॉग कैपिटल एक्स, यहाँ आ गया पी स्क्वायर स्मॉल एक्स और प्लस अपनी तरफ से कांस्टेंट ऐड कर लिया लॉग सी वन। इसको राइट से लेफ्ट में ले आइए, लॉग एक्स अपॉन सी वन हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा पी स्क्वायर एक्स। ठीक, एक्स अपॉन सी वन बराबर होगा ई टू द पावर पी स्क्वायर एक्स के और x बराबर होगा c1 ई टू द पावर पी स्क्वायर एक्स। ये कैपिटल एक्स की वैल्यू को आपने लिखा। ठीक, अब ऑन द अदर एंड यहां चलिए, यहां सबसे पहले आपने किया इस -3 को उठाकर आप राइट में लेंगे, उसके बाद 4 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, देन यू इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, इस बार किसके रेस्पेक्ट में, स्मॉल टी। तो क्या मिलेगा, लेफ्ट में तो आया लॉग कैपिटल टी, राइट में हो गया माइनस पी स्क्वायर प्लस 3/4 ऑफ स्मॉल टी प्लस लॉग। ठीक, यहां से मिला लॉग टी अपॉन C2, इसको उठा के लेफ्ट में ले गए और यहां आया आपका माइनस कॉमन निकाल दें तो पी स्क्वायर माइनस 3/4 ऑफ टी। ठीक है, तो टी अपॉन C2 यहां से बना ई टू द पावर माइनस टी स्क्वायर माइनस 3/4 ऑफ टी, देयरफॉर कैपिटल T इज इक्वल टू C2 ई टू द पावर माइनस पी स्क्वायर माइनस 3/4 ऑफ टी। तो दोनों ही फर्स्ट ऑर्डर में है, तो इंटीग्रेशन से कैपिटल एक्स और कैपिटल टी का ये प्रोसेस है, समझ लेना सभी इस तरीके से निकालना। तो एक बार फिर देख लो शुरू से। सबसे पहले चेक किया कि फंक्शन के अंदर कितने वेरिएबल हैं, उनकी कैपिटल फॉर्म के मल्टीप्लिकेशन को सोल्यूशन मान लिया। उसके बाद सेकेंड इक्वेशन जो आपकी बनी है सोल्यूशन की, उसको डिफरेंशिएट किया और जो जो डेरिवेटिव न्यूमेरिकल में रिक्वायर हैं उनको फाइंड किया। फिर इन तीनों फॉर्म को पुट कर दिया। पुट करने के बाद कैपिटल एक्स और टी में एक फॉर्म बनेगी, एक्स टी से डिवाइड कर दिया। एक्स टी क्या है, यू, तो बेसिकली यू में जो भी आप बना रहे हैं उससे डिवाइड कर दें, वहां से सेपरेट हो जाएगा टी और एक्स ऑटोमेटिकली। उसको फिर किसी कांस्टेंट के लिए सॉल्व करना है, फाइंड करने के लिए, तो वो माइनस पी स्क्वायर लेना है। माइनस पी स्क्वायर से इंडिविजुअली सॉल्व करेंगे। तो जब भी कभी सिंगल डैश होगा तो सिंगल डैश का सोल्यूशन ये दिखा रहा हूं मैं तुम्हें। अगले सवाल में मैंने डबल डैश भी लिया है, तो डबल डैश का प्रोसीजर चेंज हो जाएगा। तो सिंगल डैश का प्रोसीजर समझ लीजिए, लेफ्ट साइड में रखिए ऑलवेज या तो एक्स डैश अपॉन एक्स या टी डैश अपॉन टी, उसके साथ जो भी कुछ है उसको राइट में ले जाइए, तब सिंप्लीफाई। तो एक्स और टी मिल चुका है, इस एक्स और टी की वैल्यू को सोल्यूशन में पुट कर दीजिए, तो आपने सेकेंड इक्वेशन मानी इसमें। तो हम लिख रहे हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स टी इन इक्वेशन नंबर 2। putting the value of x and t in equation 2, u of xt is equal to c1 e to the power p square x, ये है x, और ये है c2 e to the power माइनस पी स्क्वायर माइनस 3/4 ऑफ टी। ठीक है, यही मिला है। इसको आप लिख सकते हो c1 c2 e टू द पावर पी स्क्वायर एक्स इंटू ई टू द पावर माइनस पी स्क्वायर माइनस 3/4 ऑफ टी। तो ये जो मुझे मिला, जिसको मैं इक्वेशन 3 दे रहा हूं, ये है जनरल सॉल्यूशन। अब मैं आता हूं गिवन कंडीशन पर, क्योंकि हमें तो यूनिक सॉल्यूशन निकालना है।
तो गिवन कंडीशन है u ऑफ x0 इज इक्वल टू 3 to the power minus x minus e to the power minus 5x। ठीक, ये कंडीशन है। तो अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए मुझे इस पूरे को एक मानना पड़ेगा। तो मैंने जनरल सोल्यूशन को लिख दिया, इस पूरे को मान लिया, सपोज करो b, इसको मान लीजिए। तो अब आप जब इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो जनरल सोल्यूशन इन जनरल फॉर्म में लिखना होगा। तो GENERAL जनरल सोल्यूशन ऑफ xt इज इक्वल टू समेशन n रनिंग 1 to infinity bn e to the power p square x into e to the power minus p square minus 3 upon 4 of t। यानी मैंने इस सोल्यूशन को जनरल फॉर्म में लिख दिया, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं ये दो पार्ट में डिवाइडेड है। तो दो पार्ट में डिवाइडेड है, इसलिए मुझे इसकी जनरल फॉर्म बनानी पड़ेगी। तो व्हेन t इक्वल्स टू 0, तो u ऑफ x0 इज इक्वल टू हमें गिवन है 3 to the power minus x minus e to the power minus 5x। ठीक, और ये किसके बराबर है? ये है समेशन n रनिंग 1 to infinity bn e to the power p square x, इसके बराबर है। तो जब आप इसमें n बराबर 1 रखते हैं तो b1 मिलेगा आपको 3, n बराबर 1 रखने पर। तो b1 इक्वल्स टू 3 और p स्क्वायर इक्वल्स टू -1। जब आप n बराबर 2 रखेंगे तो 2 रखने पर मिलेगा b2, उसकी वैल्यू -1 और p स्क्वायर इक्वल्स टू -5। ये टर्म आपके पास मिल गई। इन टर्म को जब आप इसमें पुट कर देंगे जनरल सोल्यूशन 3 में, तो आंसर आपके पास आ गया यूनिक सोल्यूशन u ऑफ xt इज इक्वल टू 3 e to the power minus x into e to the power t प्लस, यानी माइनस हो गया, e to the power यानी -1 e to the power -5x into e to the power 2t। ये निकल कर आया, जिसको आप सिंप्लीफाई करके लिख सकते हो 3 e to the power -x plus t minus e to the power -5x plus 2t। ये हो गया u ऑफ xt आंसर। ये था सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट कंडीशन अप्लाई करके सॉल्व करना, इसको कहते हैं वेरिएबल सेपरेबल मेथड। दूसरा सवाल है, यूजिंग द मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल सॉल्व द इक्वेशन दिस वन given that b equals to 0 when t tending to infinity as well as b equals to 0 at x equals to 0 and x equals to 1। तीन कंडीशन गिवन है इसमें, ये एक कंडीशन ये है और दो कंडीशन इसके साथ ये और इसके साथ ये। तो तीन टोटल कंडीशन है इसमें, पर पहले हमें सॉल्यूशन निकालना है, उसके बाद कंडीशन पे चलना है। तो आंसर नंबर 2 है हमारे पास गिवन इक्वेशन है del 2 v अपॉन del x स्क्वायर इज इक्वल टू del v अपॉन del t। तो आप क्लियर देख रहे हैं, v इज ए फंक्शन ऑफ x t। हियर v इज ए फंक्शन ऑफ x एंड t। तो इसका मतलब है v ऑफ x t हमने कैपिटल फॉर्म ले ली उन दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल। बी द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1, जहां हमें पता है कैपिटल X इज ए फंक्शन ऑफ स्मॉल x ओनली एंड कैपिटल T इज ए फंक्शन ऑफ स्मॉल t। अब हमने इक्वेशन 2 को डिफरेंशिएट किया, partially with respect to x and t।
तो अब आप ये देख लीजिए कि आपको क्या रिक्वायर है। आपको ये रिक्वायर है 2 टाइम डिफरेंशिएट v को विद रिस्पेक्ट टू x और 1 टाइम डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t। तो जब आप सेकेंड इक्वेशन को फाइंड करेंगे यानी डेल टू v अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, तो ये मिलेगा x डबल डैश t, और सिंगल टाइम विद रेस्पेक्ट टू t करेंगे तो वो आएगा x t डैश। इन दोनों वैल्यू को उठा के वन में पुट करेंगे। फ्रॉम फर्स्ट x डबल डैश t इज इक्वल टू x t डैश, फिर जो u माना है उससे डिवाइड कर दीजिए टू सेपरेट, तो आपने लिखा डिवाइड बाय c ऑन बोथ साइड, तो ये मिला x डबल डैश अपॉन x इज इक्वल टू t डैश ओवर t। तो आप देख रहे हैं पहले सवालों में जो मैंने एक सॉल्व एग्जाम्पल था और उसके अलावा एक सॉल्व करके दिखाया, उसमें दोनों में ही फर्स्ट ऑर्डर के मिल रहे थे। यहाँ आप देख रहे हैं सेकंड ऑर्डर, ये है सेकंड ऑर्डर और ये है फर्स्ट ऑर्डर। तो फर्स्ट ऑर्डर का तो प्रोसेस वही है जैसा आपने पीछे भी सीखा था। सेकंड ऑर्डर का यहाँ इस सवाल से समझिए कैसे सिंप्लीफाई करना है। तो इसको आप मान लेंगे किसी कांस्टेंट माइनस पी स्क्वायर के बराबर और इसको सेपरेट कर लेंगे। x डबल डैश अपॉन x इक्वल्स टू माइनस पी स्क्वायर और दूसरा है t डैश अपॉन t इज इक्वल टू पी स्क्वायर। तो फर्स्ट ऑर्डर वाला आप सभी को जानते हैं, तो इसको डायरेक्ट कर देते हैं आप, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड। इसको भी निकाल लेंगे, पहले इसको समझ लेते हैं। इसमें क्या करना है, आपने पहले इक्वेशन बनानी है x डबल डैश इक्वल्स टू माइनस पी स्क्वायर x डबल डैश प्लस पी स्क्वायर x इक्वल्स टू 0। ऑक्सिलरी इक्वेशन बनी यानी मॉड्यूल 1 उसका प्रोसेस आ गया। ऑक्सिलरी इक्वेशन बनी m स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर इक्वल्स टू 0, m इक्वल्स टू प्लस माइनस आई पी, इमेजनरी रूट्स। इमेजनरी रूट्स में CF होता है C1 क्योंकि अल्फा 0 है, C1 e टू द C1 cos px प्लस C2 sin px। राइट हैंड साइड 0 है, देयरफॉर pi इक्वल्स टू 0 और x इक्वल्स टू CF प्लस pi से ये मिला C1 cos px प्लस C2 sin px। ठीक है, यानी सेकंड ऑर्डर या थर्ड ऑर्डर या फोर्थ ऑर्डर आ जाएगा तो आपका सॉल्यूशन CF और PI पर चला जाएगा। तो पहले आप ऑक्सिलरी इक्वेशन से रूट्स निकालें, रूट्स डिस्टिंक्ट हैं तो एक्सपोनेंशियल ई टू द पावर में आएगा, इमेजनरी है तो इमेजनरी यानी साइन कॉस। तो वहां से आपने एक x निकाला, इधर आपने इंटीग्रेट किया तो इंटीग्रेट करने पर मिला log t इज इक्वल टू माइनस पी स्क्वायर टी प्लस log c3। log t अपॉन c3 इज इक्वल टू माइनस पी स्क्वायर t अपॉन c3 इक्वल्स टू e to the power minus p square t, therefore capital T equals to c3 e to the power minus p square। तो x निकल गया और t निकल गया। पुटिंग these values in equation 2 we get v of x is equal to c1 cos px plus c2 sin px into c3 e to the power minus p square t। इसको बोलते हैं आप जनरल। उसके बाद आप आते हैं कंडीशन पर। तो अगर आप कंडीशंस को देखें तो कंडीशंस न्यूमेरिकल में क्या है, राइट। तो एक एक कंडीशन को देखें आप जैसा न्यूमेरिकल में कहा गया है। तो मैं न्यूमेरिकल पे लेके चल रहा हूं आपको पहले जी। तो ये 3 कंडीशन है। एक कह रहा है t अगर इंफिनिटी की तरफ जा रहा है तो v बराबर 0 है,
दूसरी कंडीशन, यदि x बराबर 0 पुट कर दे तो v बराबर 0 है, और x बराबर l पुट कर दे तो v बराबर 0 है। तो ये तीन कंडीशन है, इनको लिख लेता हूं मैं पहले। कंडीशन 1 हम ले रहे हैं, इफ x इक्वल्स टू 0 देन v इक्वल्स टू 0। दूसरी कंडीशन, x इक्वल्स टू l देन v इक्वल्स टू 0। और तीसरी कंडीशन, if t टेंडिंग टू इंफिनिटी देन v इक्वल्स टू 0। ये तीन कंडीशन है, एक एक कंडीशन को अप्लाई करते हैं और सिंप्लीफाई करते हैं। तो कंडीशन 1 है, when x इक्वल्स टू 0 v इक्वल्स टू 0। और v इक्वल्स टू 0 का मतलब एक्चुअली क्या है, v ऑफ 0t इज इक्वल टू 0, ये मतलब है इसका। तो इक्वेशन 3 में जब आपने अप्लाई किया फ्रॉम थर्ड, तो लेफ्ट साइड में तो 0 रखा यहां, और राइट साइड में जहां जहां x है वहां उसकी जगह 0 रख दिया। तो cos 0 1 होता है, यानी c1, sin 0 0 होता है तो c2 इंटू 0, और इसमें कोई कंडीशन नहीं है, t में कोई कंडीशन नहीं है, केवल x में है। तो यहां से आपको मिला, ब्रैकेट के अंदर का है c1 इक्वल्स टू 0, x में थी तो x में तो ब्रैकेट ही है, तो ये तो 0 हो गया सारा सारा, केवल बचा c1, तो c1 इक्वल्स टू 0। अब इस c1 को जब आप 3 में डाल देंगे तो इक्वेशन 3 रिड्यूस टू v ऑफ xt इज इक्वल टू, c1 की जगह तो 0 रख दो, तो यहां से शुरू हो गया c2 sin px और c3 टू द पावर माइनस पी स्क्वायर। ये बन गई इक्वेशन नंबर 4। अब आपने कंडीशन 2 अप्लाई किया, वो कहती है व्हेन x इक्वल्स टू l v इक्वल्स टू 0। फिर वही बात आ गई कि v इक्वल्स टू 0 का मतलब क्या है, v ऑफ l इक्वल्स टू 0। इस बार x की जगह क्या डाल दिया, l, तो डालिए इसमें फ्रॉम फोर्थ v ऑफ एल टी, एक्स की जगह l डाला तो ये 0 के बराबर है, तो 0 इज इक्वल टू c2 साइन x की जगह l डालना है, ई एल, यहां x है नहीं इसको अलग रखा, तो यहां से c2 तो 0 नहीं हुआ क्योंकि c2 तो निकालना है, तो 0 क्या हुआ, साइन पी एल, देयरफॉर साइन पी एल इक्वल्स टू 0। और साइन में 0 वैल्यू किसकी होती है इन जनरल, साइन एन पाई की। तो यहां से पी एल बराबर मिला एन पाई, देयरफॉर p इक्वल्स टू एन पाई बाई एन। इस p की वैल्यू को इक्वेशन 4 में पुट किया आपने, तो आपने लिखा इक्वेशन 4 रिड्यूस टू v ऑफ एक्स टी इज इक्वल टू c2 साइन n पाई x बाई l इंटू c3 e टू द पावर माइनस n स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन l स्क्वायर t। ठीक, दो कंडीशन आप लगा चुके हैं तो दो कांस्टेंट निकल जाने चाहिए, लेकिन अभी भी c2 c3 है। तो अब हम क्या करें, इसको हम लिख लेते हैं इन जनरल, v ऑफ एक्स टी इक्वल्स टू, मान लीजिए बी एन साइन एन पाई एक्स बाई एल ई टू द पावर माइनस एन स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर इंटू टी। तो हमने क्या मान लिया, बी एन इक्वल्स टू c2 c3। क्या समझते हुए कि दो कंडीशन लगी हैं तो दो कांस्टेंट निकल चुके हैं, अब एक कंडीशन बची है तो एक ही कांस्टेंट होना चाहिए, इसको कह दिया आपने 5। अब कंडीशन 3 कहती है when t is tending to infinity v equals to 0। इसका मतलब क्या निकला इस बार कि v ऑफ x इंफिनिटी इज इक्वल टू 0। तो यानी t टेंडिंग टू इंफिनिटी पहुंचाया जाए
तो जब t टेंडिंग टू इन्फिनिटी पहुंचाएंगे तो e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी ऑलवेज क्या आएगा, 0 होता है ये। यहाँ जब आप रख देंगे t की जगह इन्फिनिटी तो e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा और माइनस इन्फिनिटी 0, तो v ऑलवेज 0 ही मिलेगा। तो थर्ड कंडीशन, कंडीशन 3 ऑलवेज satisfy equation 5, hence the unique solution, या जनरल सोल्यूशन ही बोलेंगे इसमें क्योंकि bn की टर्म में रहेगा, hence the general solution is v of xt is equal to summation n running 1 to infinity bn sin n pi x by l into e to the power minus n square pi square l square t, यानी इक्वेशन 5 जो है वही इस सवाल के आंसर बन गई, क्योंकि उसने कांस्टेंट तो नहीं निकाला bn तो नहीं निकाला, बस उसने ये प्रूफ दिया कि यस ऑलवेज जब भी t को इन्फिनिटी की तरफ डायरेक्शन में लिया जाएगा या t की वैल्यू इन्फिनिटी डाली जाएगी तो v ऑलवेज 0 आएगा। तो ये ट्रुथ हो रही है कंडीशन, तो ऑलवेज ये ट्रुथ ही रहेगी। तो bn नहीं निकला तो हमारे पास फिर यूनिक नहीं आया सोल्यूशन, तो वो सोल्यूशन बना जनरल, तो इक्वेशन 5 ही जनरल सोल्यूशन में कन्वर्ट हो गई। दिस इज द आंसर ऑफ द सेकंड टाइप ऑफ न्यूमेरिकल। तो ध्यान रखें, देयर आर टू टाइप ऑफ न्यूमेरिकल, वन इज फॉर फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव, सेकंड इज सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव। तो फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव में क्या करना है, इंटीग्रेट करना है, यानी ये फॉर्म बननी होनी चाहिए, उसको इंटीग्रेट कर दो, डायरेक्ट इंटीग्रेशन से मिलेगा। और सेकंड ऑर्डर अगर मिल जाए तो उसमें हमें इक्वेशन बनानी है, इक्वेशन से CF निकालना है और PI निकालना है, तब जाके सोल्यूशन। तो ये दो तरह के सवाल थे जो मैंने इसमें प्रैक्टिसाइज बेस पर आपको कराए। बाकी 3 न्यूमेरिकल मैंने आपको करने के लिए दिए हैं जिसमें कंडीशंस भी हैं। पहला सवाल देखें तो यस सेकंड ऑर्डर है, x और t है, ये इसका आंसर है। दूसरे सवाल में सेकंड ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर है, तो जैसा भी मैंने किया है बिल्कुल वैसे ही करना है, आंसर दिया हुआ है। तीसरे सवाल में फर्स्ट ऑर्डर है और सेकंड ऑर्डर है और 3 कंडीशंस है, आंसर इसका है। ट्राई करें, प्रैक्टिस करें, ये सेकंड मेथड है और इसी मेथड के यूज से आगे के सारे टॉपिक्स डिपेंड करते हैं, तो आपकी प्रैक्टिस इस पर होगी। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम अब नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।